पाठ 8वां चल रहा है, वायुमंडल की संगठन एवं संरचना। तो संगठन हो गया था, कल बता दिए थे संगठन तक कि संगठन में 3 तत्व हैं। कौन कौन से? गैस है, जलवाष्प है और धूलकण है। ठीक है, ये तीनों इसके संगठन हैं। अब हम आज पढ़ेंगे इसकी संरचना। ठीक है, तो संरचना क्या होती है इसी को देखो। संरचना को इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का मतलब उसका ढांचा। इसकी संरचना का मतलब हो गया कि इसका ढांचा कैसे है। जैसे कोई चीज़ बनाए, अभी देखो संरचना पढ़ना है वायुमंडल की, तो कोई भी चीज़ मान लीजिए बनाया गया, मान लो कि बनाएगा कुर्सी, तो कुर्सी का बैठने वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। या टेबल बनाया गया, टेबल का ये ऊपर वाला हिस्सा है जिस पे सामान रखेंगे, इसमें 4 पाँव होंगे कि नहीं। तो ये इसका ढांचा हो गया या स्ट्रक्चर हो गया या यही इसकी संरचना हो गई। तो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग अनुपात पाया जाता है। ठीक है, और उसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसी आधार पर वायुमंडल की संरचना को कुछ परतों में बांटा गया है। उन्हीं परतों को यहाँ पर पढ़ना है कि वह परतें कितनी हैं। परत जानती हो ना, लेयर। जो लेयर हैं, ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अर्थ है, ये अर्थ का धरातल है जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर वायुमंडल है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसके एक साइड में ले लेते हैं ऊपर की ओर। ठीक, और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ से मान लो अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर ऊंचाई पर वायुमंडल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है जी? ठीक है, अब यहाँ से लगभग 12 से 18 किलोमीटर, ये क्यों है इसको भी बताते हैं। यहाँ तक की ऊंचाई को एक परत है, फिर उसके बाद इसका नाम इस परत का है क्षोभ मंडल। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक क्या है? समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, और ये देखो ये कहाँ है? फिर उसके बाद 80 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा? मध्य मंडल, मेसोस्फीयर बोलते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ठीक है, मध्य मंडल। ठीक है, और मध्य मंडल के ऊपर जो मंडल है उसको क्या कहेंगे? आयन मंडल, या कहीं कहीं दिया रहेगा बहिर्मंडल। तो इसको हम लोग आयन मंडल अभी लिख लेते हैं, हम समझा देते हैं उसका मतलब क्या है, फिर आगे हम बहिर्मंडल भी समझ लेंगे कि इसको बहिर्मंडल क्यों कहते हैं। इसके बाद जो है एक और मंडल है, उसको कहते हैं क्या? बाह्य मंडल या बाहरी या एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में लिखना है। ठीक है, बस टर्म समझने के लिए। एक्सोस्फीयर है, इसको आयनोस्फीयर बोलेंगे, ये मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ये ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अब देखो इसमें गुण क्या होता है। सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, कुछ बताए हैं? तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो ये जो तापमान घटता है यह 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर औसत रूप से मान लीजिए यह लगभग 50 में चला जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? -50 डिग्री सेल्सियस। फिर हम ऊपर जाएंगे तो फिर पहले तापमान स्थिर रहेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, पहले तापमान स्थिर रहेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। और जहाँ पर यह समाप्त होता है, जैसे ये क्षोभ मंडल जहाँ पे समाप्त हो रहा है और ये जहाँ से शुरू हो रहा है, समताप मंडल जहाँ से शुरू हो रहा है और क्षोभ मंडल जहाँ पर समाप्त हो रहा है, मान लीजिए ये वाला एरिया, इसको जो है क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षोभ सीमा। नाम कैसे याद रखना है? जो नीचे वाला है इसको पकड़ लेंगे और सीमा मतलब उसकी बाउंड्री।
यानी कि क्षोभ मंडल की बाउंड्री को क्षोभ सीमा कहेंगे। समझ में आया? अच्छा, इसी आधार पर बताओ इसको कौन सी सीमा कहेंगे? समताप सीमा। समझ में आया? तो ये कौन सी सीमा है? समताप सीमा। उसके ऊपर कौन सीमा होगी यहाँ पर? मध्य सीमा। ठीक है, मध्य सीमा। ठीक है, इसी तरह से ये सीमा क्यों है? क्योंकि यह संक्रमण का क्षेत्र है, दोनों का गुण है और यहाँ पर दशाएं थोड़ा स्थिर होने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सीमा है। अब देखो, यहाँ से हम यहाँ गए और ये तापमान घटकर कितना हो गया? -50 डिग्री से। अब फिर हम जब समताप मंडल में ऊपर जाएंगे तो पहले समताप यानी कि तापमान समान है, लेकिन धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने पर इसका तापमान बढ़ता है। फिर इसके बाद जाएंगे तो फिर तापमान घटेगा और इस बार तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, माइनस में है यानी कि और ठंडी होने लगी। ठीक, अभी कारण बताते हैं। अब देखिए, आयन मंडल है तो आयन मंडल इसका नाम क्यों पड़ा है कि यहाँ पे गैस जो है आयनित है। ठीक है, अभी सबकी विशेषता बताते हैं अलग से तो फिर समझ में आ जाएगा। तो आयन मंडल में फिर तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, समझ में आया? और ये आयन मंडल की जो ऊपरी सीमा है लगभग 400 किलोमीटर तक है। ठीक, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले है पृथ्वी के पास क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 12 से 18 किलोमीटर औसत रूप से, इसी के बीच में है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल से फिर ऊंचाई 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर यानी कि धरातल से 80 किलोमीटर जाएंगे तो मध्य मंडल, और मध्य मंडल से 400 किलोमीटर तक जाएंगे तो आयन मंडल। ठीक है, अब पहले देखिए, क्षोभ मंडल में तापमान गिर रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, इसको याद ऐसे कर लेना, पहले गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। समझ में आया? आ गया इतना समझ में? अब एक एक मंडल की विशेषताओं को हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं क्षोभ मंडल। इसको इतना बने रहने देते हैं। क्षोभ मंडल को देखो क्या है। क्षोभ मंडल दिख रहा है, धरातल के सबसे निकट है, पहली विशेषता हो गई। ठीक है, अब कल पढ़ाए थे जलवाष्प, धूल कण, ये सब कहाँ पाया जाएगा? पृथ्वी के निकट यानी कि क्षोभ मंडल में। तो बादल कहाँ बनेगा? बनेगा ना, क्योंकि धूल कण और जलवाष्प से ही बादल बनते हैं। अब बादल बनेगा तो मौसम का जो परिवर्तन होगा, चक्रवात आएगा, वर्षा होगी, वो किस कारण से होगा? क्षोभ मंडल के ही में ही तो होगा। मतलब किस मंडल में होगा? क्षोभ मंडल में। यानी कि बादल या मौसम परिवर्तन की घटना पूछा जाएगा किस में होती है तो कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में। क्षोभ का मतलब क्या है? यानी कि विक्षोभ, यानी कि शांत ना रहे, अशांत हो गया ना, किसी के अंदर क्षोभ है या विक्षोभ है उसका मतलब होता है अशांति। तो यह अशांत है, यानी कि इसमें बिजली कड़केगी, बादल गरजेगा कि नहीं? समझ में आया? ठीक, दूसरा क्या है? इसमें धूल कण होंगे, जलवाष्प होगा, ये बता ही दिए, धूल और जलवाष्प। और देखो एक और चीज़ है इसमें जो जानने वाली है कि इसके जो ऊपरी भाग है, जहाँ क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग है, जहाँ क्षोभ सीमा शुरू होने वाली है, वही पास में एक वायु की बहुत तेज धारा चलती है, उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। समझ में आया? तो ये वायु की बहुत तेज धारा है। जेट स्ट्रीम के बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ाएंगे और विस्तार से बताएंगे तब। ठीक, अब देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बदलती रहती है, बाकी मंडलों की ऊंचाई नहीं बदलेगी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई लेकिन बदलेगी। देखो क्यों? अब देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी का भूमध्य रेखा है। ठीक है, यानी कि इक्वेटर है, या इसी को हम क्या सकते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो मान लो ये विषुवत रेखा है और ये उसका ध्रुव है। ठीक है, हो गया? अब देखिए, जब पृथ्वी घूमेगी, मान लो पृथ्वी को ग्लोब देखे हो ना, ग्लोब लेके आए थे, ग्लोब पे कागज चिपका दे मान लो पानी से और खूब जोर से नचाएं, तो सबसे पहले कौन सा निकलने की संभावना है? निकल के दूर छटक के जाएगा। इक्वेटर के पास का, भूमध्य रेखा के पास का कि ध्रुवीय क्षेत्र का पास का? ध्रुवीय क्षेत्र का नहीं, इक्वेटर के पास का।
इसका कारण क्या है, भूमध्य रेखा में यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहते हैं, यानी कि बाह्य बल इस पे कार्य करेगा। ठीक है, तो ये बाह्य बल कार्य करने की वजह से यहाँ का जो वायुमंडल है उठकर दूर चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यहाँ पर ज़्यादा लगेगा और यहाँ अपकेंद्रीय बल कम लगेगा। तो अपकेंद्रीय बल जब ज़्यादा लगेगा तो वायुमंडल दूर तक फेंकाएगा कि नहीं, यानी कि इसका खिंचाव बढ़ जाएगा। दूसरा एक कारण देखो, गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ती है, इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है कि नहीं, और यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जब गर्मी पड़ेगी तो लो प्रेशर होता है, बताए हैं। गर्मी होगी तो हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी, तो यहाँ इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी कि नहीं, भूमध्य रेखा के पास। और ध्रुवीय क्षेत्रों में वही हवा ठंडी हो जाएगी, हवा ठंडी हो जा रही है ना, तो जब ठंडी हो जाएगी तो धरातल के नज़दीक रहेगी कि नहीं, इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। यानी दो कारण, एक तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल लग रहा है, और दूसरा तापमान के कारण विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होगी और ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर होगी। समझ में आया? फिर से एक बार समझो, पृथ्वी है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, घूर्णन की वजह से इस पर एक बल लग रहा है। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। उस अपकेंद्रीय बल के कारण क्या हो रहा है, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में ज़्यादा लगेगा, इस वजह से यहाँ पे हवा उठकर ऊपर जाने लगती है। दूसरा, और जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम लग रहा है। इसी तरह जो है, जो सूर्य की गर्मी है भूमध्य रेखा पर अधिक है, हवा गर्म हो गई, हल्की हो गई, हल्की होने की वजह से ऊपर उठेगी, इस वजह से भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक रहेगी और इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई कम होगी। समझ में आया? विशेषता समझ में आ गई? कल यही प्रश्न रहेगा, लिख के लाना है। ठीक है, अभी प्रश्न बोल दे रहे हैं, ये खत्म हो जाए। क्षोभ मंडल हो गया। अब देखो समताप मंडल में क्या होगा। समताप मंडल में यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है, इसका सूत्र होता है O3। इसे क्या कहते हैं? ओजोन। ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो पूछेगा ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन मंडल भी समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन गैस की तीव्रता 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में बहुत सघन होती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल कहा जाता है। समझ में आया? और ओजोन का क्या लाभ है बताए थे, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव है या जीवन संभव है। ठीक, और देखिए यहाँ तक जो है बादल ओदल बन रहा है क्षोभ मंडल में, तो जो बहुत दूर जाने वाले हवाई जहाज होते हैं वो क्षोभ सीमा से ऊपर जाकर समताप मंडल में चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवाएं ऊपर नीचे बहुत नहीं होती है, बादल नहीं होता, बिजली नहीं कड़कती है। समझ में आया? मौसम में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका दो महत्वपूर्ण विशेषता है, ओजोन पाया जाता है, ओजोन मंडल। ओजोन के बारे में पिछले वाला वीडियो देखोगे, इसमें है। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। तो समताप मंडल। अब मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में तापमान घटने लगता है। अच्छा बताओ, इसमें तापमान क्यों बढ़ रहा था? समताप मंडल में तापमान देखो बढ़ क्यों रहा है, ये भी कारण समझ लो, ध्यान से सुनना। अभी देखो ये पराबैंगनी किरणों को ओजोन सूख रही है कि नहीं, और ओजोन कहाँ है? इसमें समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन होने की वजह से जब यूवी किरणों को या पराबैंगनी किरणों को सोखेगी तो उसका तापमान बढ़ेगा कि नहीं? तो बढ़ेगा, किसी वजह से माइनस से पहुंचकर ये जीरो में पहुंच जा रहा है, -50 से घटकर बढ़कर जीरो हो जा रहा है। और जैसे ही ओजोन मंडल खत्म हुआ, ओजोन गैस खत्म हुई, फिर घटने लगा। जैसे मध्य मंडल में फिर क्यों घटने लगा? क्योंकि ओजोन जो है खत्म हो गई और सोखने वाली गैस खत्म हो गई ऊर्जा को, तो फिर तापमान घटने लगा। समझ में आया? आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब बताओ क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं, तापमान क्यों घटता है? देखो जो वायुमंडल होता है, कल बताए थे कि सूर्य की जब लघु तरंगें आती हैं तो वायुमंडल को पार कर जाती हैं, बताए थे।
और जब रात में ठंडी होती है पृथ्वी तो इसमें से दीर्घ तरंगे निकलती हैं, बताए थे। तो यही दीर्घ तरंगों से वायुमंडल ज़्यादा गर्म होता है। जो आती हैं उनसे नहीं गर्म होता है, जो पृथ्वी से जाती हैं उनसे गर्म होगा। तो मान लो ये पृथ्वी इनके लिए भट्टी की काम कर रही है कि नहीं, तो जो हवा भट्टी के नज़दीक रहेगी वो ज़्यादा गर्म होगी, और जैसे जैसे भट्टी से दूरी बढ़ती जाएगी उसकी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई बढ़ते जाने पर तापमान घटता जाएगा। समझ में आ रहा है। नीचे से गर्म हो रही है हवा, इसीलिए क्षोभ मंडल में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है। समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब देखो मध्यमंडल क्या है। मध्यमंडल में कुछ विशेष नहीं पढ़ना है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है, इसमें तापमान घटता है, इतना ही है। ठीक। एक दिन क्वेश्चन पूछे थे सममंडल और विषममंडल क्या होता है, तो मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल को मिलाकर ही हम इसको बोलते हैं सममंडल, क्योंकि यहाँ गैसों का अनुपात निश्चित बना रहता है, तो इसे सममंडल। ठीक है। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं विषममंडल। ठीक है। अब पूछेगा क्वेश्चन, समझ जाओगे कि नहीं। पूछेगा सममंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो कितना होगा, 80 किलोमीटर तक। ठीक है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सममंडल में शामिल नहीं है, चारों रहेगा तो आयन मंडल नहीं रहेगा। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब आयन मंडल में देखो जो गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन O2 है सूत्र, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो आयनित है, ऑक्सीजन गैस है तो आयनित है, मतलब वो आयंस के रूप में पाए जाते हैं, और आयंस के रूप में ही पाए जाने के नाते इसका नाम पड़ गया आयन मंडल। आयन मंडल का लाभ क्या है, जो रेडियो तरंगे होती है आयन मंडल में, रेडियो तरंगे जो पृथ्वी से भेजी जाती हैं वह उसी से लड़कर वापस आती हैं, इसी वजह से रेडियो का प्रसारण हमको सुनाई देता है। अगर आयन मंडल ना रहे तो रेडियो का प्रसारण नहीं सुनाई देगा, टेलीविज़न हमको नहीं दिखाई देगा। समझ में आया। जो फ्री टू एयर वाली सर्विसेज हैं कि हवा में छोड़ दो चाहे जो चैनल पकड़ रहा है, तो वो इसी आयन मंडल से ही संभव है। ठीक। अब देखो आयन मंडल में पृथ्वी वाले जब वायुमंडल पढ़ा रहे थे तो उसमें अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस पढ़ाए थे कि नहीं, पढ़ाए थे ना। कि सौर पौने जब आती है तो वह क्या होती, आयनित होती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में टकराकर प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये पृथ्वी का वायुमंडल है, वहाँ पे गैसें आयनित पाई जा रही हैं। ठीक है। और सूर्य से सौर पौने चलती हैं, वह भी आयंस के फॉर्म में होती है। जब टकराती है, जैसे बिजली के दो तार सटाओ तो चिंगारी निकलती है कि नहीं, तो ऐसे ही वहाँ पर जब आयनित जो है सौर पौने आती हैं इसमें आयन मंडल में, तो यहाँ भी आयन है वो भी आयन है, आपस में टकराती हैं, और टकराने की वजह से जैसे बिजली के तार छुड़ाने पर चिंगारी निकलती है वैसे चिंगारी निकलेगी। चिंगारी निकलने से हमको प्रकाश दिखाई देगा, जैसे बिजली कड़कती है तो दिखता है ना, तो यहाँ बहुत देर तक दिखाई देता है। ठीक है। तो उसी प्रकाश को अगर पृथ्वी के दो गोलार्धों में बांटा गया है ना, अगर उत्तरी गोलार्ध के पास दिखाई दे रहा है तो इसका नाम रखेंगे, ये देखो गलत हो गया है, दक्षिण वाले को ऑस्ट्रियालिस बोलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है ना, ऐसे याद रखो। दक्षिण में है तो ऑस्ट्रियालिस और उत्तर में है तो बोरियालिस। ठीक है। तो अगर उत्तर में प्रकाश दिखाई दे रहा है तो इसको बोलेंगे अरोरा बोरियालिस, और अगर दक्षिण में दिखाई दे रहा है तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है। समझ में आया। वह प्रकाश क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि जो सौर पवन होती है वो भी आयनित होती है और वहाँ की गैसें आयनित हैं, आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकाश को अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में होगा तो अरोरा बोरियालिस और दक्षिण में होगा तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस। प्रश्न लिखो।